हेलो फ्रेंड्स, सेलेक्टिव क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि लगातार छात्रों ने पीजीटी, टीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र या अन्य सभी विषयों के लिए अपनी मांग तेजी से जारी रखी हुई है, जिससे जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन आए और आप अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकें। इसी क्रम में मैं आप सभी के लिए आज पीजीटी पाठ्यक्रम पर चर्चा करूंगा समाजशास्त्र विषय के अंतर्गत। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी लोग जानते हैं कि पीजीटी का सिलेबस वाश तो बिल्कुल नहीं है, पर काफ़ी क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो इजी होते हैं, इसलिए कट ऑफ मार्क्स जो होता है वो काफ़ी हाई हो जाता है, वो काफ़ी हाई होता है। इसको ध्यान में रखते हुए हमने कोशिश की है कि जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो वो प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं। सबसे पहली बात, वो प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं हमें ये मेजर करना है। सेकंड चीज ये है कि उन प्रश्नों को हम सॉल्व कैसे करें, सॉल्व करना पड़ेगा हमें, ठीक है। और कट ऑफ चूंकि हाई है तो हमें गलती नहीं करनी है, हमें गलती नहीं करनी है। ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि हमें गलती नहीं करनी है या कम से कम करनी है, कम से कम, ठीक है, कम से कम गलती करनी है। तो ये चीज करनी है। इसके लिए सब चीजों से सबसे ज्यादा अहम इन चीजों में है कि हम अपने सिलेबस को ठीक तरीके से अंडरस्टैंड कर लें, ठीक है। अगर हम अपने सिलेबस को ठीक तरीके से नहीं समझते हैं तो प्रॉब्लम ये होती है कि हम हवा में तीर चलाते हैं फ्रेंड्स, और उसका नुकसान हमें ये होता है कि हम प्रिपरेशन करते रहते हैं, हमारी प्रिपरेशन चलती रहती है, लेकिन जो है माकूल या अनुकूल रिजल्ट नहीं आ पाता है। और जैसा कि आप सभी को पता ही है कि पोस्ट ग्रेजुएट लोग ही इस एग्जाम को दे पाते हैं। तो ऐसे में लगभग, चूंकि यहाँ एक विषय के अंतर्गत हमें अपनी पढ़ाई करनी होती है, तो इसमें लोगों की ठीक ठाक मास्टरी होती है, यानी लोगों का जो स्पेशलाइजेशन है ठीक ठाक होता है, ठीक है। तो एक ही चुनौती होती है। दूसरा ये है, दूसरी जो चैलेंजेस हैं वो ये है कि जो पोस्ट है वो सदैव बहुत ज्यादा हाई नहीं होती है, पोस्ट हमेशा कम होती हैं, न्यूनतम होती हैं, लो होती हैं। तो उसका जो परिणाम होता है वो ये होता है, उसका परिणाम कट ऑफ मार्क्स को हाई ले जाता है, कट ऑफ मार्क्स सदैव अप रहता है। इसको हमें देखते हुए अपनी जो प्रिपरेशन को व्यवस्थित ढंग से करना है। हमें अपनी प्रिपरेशन को व्यवस्थित ढंग से करना है, सबसे पहली चीज। दूसरा, हमें अपने सिलेबस को एक तरीके से, ठीक तरीके से लर्न कर लेना है, सीख लेना है या जान लेना है, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो टॉपिक हैं, टॉपिक्स को ठीक से एनालाइज कर लेना है, उसकी एनालिसिस हमें व्यवस्थित ढंग से कर लेनी है। चौथी अहम जो चीज है वह है कि जो क्वेश्चंस हैं, जैसा कि आपने इधर के एग्जामों में देखा होगा, एग्जाम्स में देखा होगा, चाहे तो जीआईसी का पेपर हुआ हो या असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ हो, या हाल ही में जीडीसी का जो एग्जाम हुआ है, उसमें आप सभी ने देखा है कि जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो एकदम, उसमें बहुत से प्रश्न, करीब 20% प्रश्न नए प्रकृति के पूछे जा रहे हैं। तो उसका परिणाम क्या होता है कि वो जो कंटेंट है उसकी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ठीक है। तो उसके बावजूद भी कट ऑफ हाई जाती है। तो बहुत से ऐसे जो स्टूडेंट हैं उनके मन में रहता है कि भाई जब कंटेंट उतना बेहतर अवेलेबल नहीं है, उसके बावजूद कट ऑफ जा रही है, तो जाहिर सी बात है कि लोग कहीं ना कहीं से पढ़ रहे हैं,
लोग कहीं ना कहीं से पढ़ रहे हैं, और जब वो पढ़ रहे हैं तभी जाकर वो कट ऑफ को अप कर पा रहे हैं, है ना। तो हमें अपनी तैयारी को, अपनी प्रिपरेशन को इतना व्यवस्थित करना पड़ेगा, इतना व्यवस्थित करना पड़ेगा जिससे हम सही परिणाम सुनिश्चित कर सकें। सही परिणाम सुनिश्चित कर सकें, ठीक है। अब मैं चूंकि बहुत ज्यादा घुमा फिरा के बात नहीं कहता, मैंने अपनी बात टू द पॉइंट रखने की कोशिश की है। इस आलोक में इस पूरी बात जो मुझे कहनी है वो मैंने एक तरीके से प्रारंभिक संदर्भ में कह दी है। अब अपनी तरीके से मैंने अपनी प्रस्तावना में पूरी बात कह दी है। अब मैं आप सभी के सामने अपने सिलेबस को रखूंगा, सिलेबस को, समाजशास्त्र विषय के सिलेबस को रखकर इसे डिकोड करूंगा, ठीक है, जिससे आप लोगों को ये आसानी होगी कि आप लोग कैसे तैयारी करें, कैसे उसे व्यवस्थित ढंग से समझें। तो जैसे कि उसमें कोई यूनिट वगैरह तो डिवाइड नहीं, लेकिन मैं उसे थोड़ा सा डिकोड करने के क्रम में यूनिट में बांटता हूं। जैसे यूनिट को मैं एक संदर्भ की तरह से देता हूं। जैसे पहला है समाजशास्त्र का अर्थ, विषय वस्तु, क्षेत्र। तो आप इसको यूनिट के जो है फॉर्मेट में देखिए, ठीक है। समाजशास्त्र का अर्थ, विषय वस्तु और क्षेत्र, ठीक है। तो समाजशास्त्र के, अब इसमें क्या आप करोगे, विभिन्न समाजशास्त्रियों के, विभिन्न जो सोशलॉजिस्ट हैं उनके नजरिए से इसको आप देखोगे, ठीक है। विभिन्न समाजशास्त्रियों के नजरिए से आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। फिर सब्जेक्ट मैटर उसका क्या है, समाजशास्त्र का, ठीक है, स्वरूपात्मक, समन्वयात्मक समाजशास्त्र, या सब क्षेत्र के बारे में आप जानोगे। फिर उसके बाद समाजशास्त्र की उत्पत्ति के बारे में बात की गई है। समाजशास्त्र की उत्पत्ति के बारे में बात की गई है। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन आप आसानी से समझ पाओगे चीजों को। अब जब समाजशास्त्र की उत्पत्ति की बात की गई है तो इसमें फ्रेंड्स क्या है, उत्पत्ति एवं विकास। तो इसके अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति, इन सब ये कब हुई, क्यों हुई, ठीक है, उनके जो है संदर्भों में आप उसको पढ़ोगे, ठीक है। और उसके जो विकास को आप पढ़ोगे, और समाजशास्त्र के विकास को इन्हीं से जोड़कर आप देखोगे और पढ़ोगे। और कैसे ऑगस्ट काम्टे ने उस पर किस दिशा में काम किया, किन परिस्थितियों में उन्होंने उन चीजों को समझा, समाजशास्त्र के विषय के तौर पर समझा, ठीक है। तो वो सब यहाँ पर आप जो है इसके अंतर्गत आप देखोगे। अब यहाँ पर एक और चीज है, इसी यूनिट के अंतर्गत मान लो मैं लेता हूं समाजशास्त्र का अन्य विज्ञानों के साथ संबंध, ठीक है। अब अन्य विज्ञानों के साथ संबंध, अब ये अन्य विज्ञान क्या है, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इस तरीके से अन्य विषयों या अन्य विज्ञानों के साथ, इसका ये मतलब हुआ, ठीक है। अन्य विषयों के साथ आप उसके संदर्भों को समझोगे, ठीक है। तो एक तरीके से ये वाला जो सेक्शन रखा है ये मुख्य परीक्षा के जैसे रखा है। आप अलग अलग समाजशास्त्र की धाराएं देखोगे। अब हम लोग एक तरीके से सेकेंड यूनिट पर बात करेंगे। मैं जिस तरीके से सिलेबस को डिकोड कर रहा हूं, थोड़ा सा उस संदर्भ में समझने की कोशिश करिए, आपके सामने जो पिक्चर है वो पूरी व्यवस्थित ढंग से क्लियर हो जाएगी। दूसरा है यूनिट नंबर 2 में नाम दे रहा हूं समाजशास्त्र के पाश्चात्य विचारक, ठीक है। पाश्चात्य मतलब फॉरेनर जो थिंकर्स है,
ठीक, विदेशी चिंतक। अब इनमें कौन कौन लोग हैं, जैसे जो दे रखा है, आप पहले तो जनक हैं, समाजशास्त्र के जनक कौन है, ऑगस्ट कॉम्टे, ऑगस्ट कॉम्टे। फिर उसके बाद स्पेंसर हैं, फिर उसके बाद कौन है, दरखाइम है, फिर उसके बाद कौन है, मैक्स वेबर है। लेकिन फ्रेंड्स यहां पर देखो इन्होंने 4 थिंकर के नाम मात्र दिए हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर आपको मैं बता दूं, यहाँ ये लोग 20 थिंकर्स के बारे में पूछ लेते हैं। क्या मार्क्स को छोड़ देंगे, क्या जो है अन्य तमाम समाजशास्त्रियों को छोड़ देंगे, क्या ये पार्सन्स को छोड़ देंगे, नहीं। तो इन सभी जो है समाजशास्त्री जो सिद्धांत हैं उनके बारे में भी हमें बेसिक समझ रखनी है। तो उनको जब मैं क्लास लूंगा तो आप सभी के सामने उनको मैं प्रस्तुत करूंगा, ठीक है। अब तीसरा, अगली यूनिट आ जाती है यूनिट नंबर 3, जिसमें मैं भारतीय विचारकों को लूंगा, भारतीय समाजशास्त्रीय विचारक। भारतीय समाजशास्त्री विचारक कौन कौन है, तो इसमें श्री अरविंदो, गांधी जी, फिर उसके बाद गांधी जी के बाद कौन लोग हुए, आर के मुखर्जी, राधा कमल मुखर्जी, आर के मुखर्जी हो गए, फिर भगवान दास हो गए। इन सब पे प्रश्न पूछा गया है फ्रेंड्स, ठीक है, ये लोग हो गए। लेकिन क्या इसमें जीएस घुरिये छूट जाएगा, नहीं, जीएस घुरिये भी पूछ लेगा, ठीक है, एम एन श्रीनिवास पूछ लेगा, इंद्र बेते पूछेगा, सुरजीत सिन्हा पूछेगा, एन के बोस पूछेगा। तो ये तमाम समाजशास्त्रियों के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जो देखिए, सिलेबस क्या होता है, सिलेबस एक सैंपल की तरह से होता है, ठीक है। तो वहां पर आपको अपने जो है कहीं ना कहीं जो नॉलेज पूल को बेहतर ही करना है, क्योंकि सिलेबस एक सैंपल की तरह से, जैसा कि मैंने कहा कि होता है, तो वो वहां पर वो थोड़ा थोड़ा लिख दे रहे हैं, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग एक तरीके से क्लियर हो जाए। अब मैं यूनिट 4 बनाता हूं, यूनिट 4। अब इसमें है समाजशास्त्री सिद्धांतों की अद्यतन प्रवृत्तियां। इसका क्या मतलब हुआ, जो कंटेम्पररी जो चीजें हैं, कंटेम्पररी जो थॉट है, जो आइडियोलॉजी हैं, उनके बारे में हम यहां जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कंटेम्पररी जो प्रवृत्तियां हैं, ट्रेंड्स हैं, या ट्रेंड आप कह सकते हो, उनको हम समझने की यहां पर कोशिश करेंगे। अब उनमें कौन कौन जो चीजें शामिल हैं, देखिए इसमें जो है अब विचारधाराओं की बात आ जाती है, ठीक है। तो यहां पर जो सबसे पहली प्रवृत्ति है प्रकार्यवाद। अब प्रकार्यवाद जैसे आ गया, तो इससे जुड़े सभी समाजशास्त्रियों को, जैसे जो है आपको काम्टे हो गए, स्पेंसर हो गए, दरखाइम हो गए, ठीक है, और उसके बाद पार्सन्स हो गए, मर्टन हो गए, ऐसे तमाम समाजशास्त्री यहाँ पर आपको प्रकार्यवादी चिंतकों में पढ़ना होगा। और पोस्ट प्रकार्यवादियों में अलेक्जेंडर हो गए, जाफे अलेक्जेंडर वगैरह हो गए, ठीक है। तो एक तो ये विचारधारा होगी प्रकार्यवाद, जब इसको डिटेल में तब मैं बताऊंगा। दूसरा है संघर्षवादी, सेकंड है संघर्षवादी। तो संघर्षवादी विचारधारा के जनक कौन है, जैसे यहाँ पर कुछ नहीं ले रखा है, जैसे मार्क्स हो गए, ठीक है, कोजर हो गए, कॉलिंस हो गए, डेरनडॉर्फ हो गए, अल्थूजर हो गए, ठीक है, ग्रामसी हो गए, ऐसे तमाम समाजशास्त्रियों को यहाँ पढ़ोगे, ठीक है, संघर्षवादी विचारधारा के अंतर्गत। फिर तीसरी विचारधारा क्या है, सामाजिक विनिमय का सिद्धांत। अब सामाजिक विनिमय के सिद्धांत के अंतर्गत आप जैसे ह्यूमन्स को पढ़ोगे, ठीक है,
होमन्स को इसमें पढ़ोगे, कहीं ना कहीं आप विनिमय के सिद्धांत की बात आएगी तो आप मेलिनोवस्की की भी पढ़ोगे, कुला सिस्टम वगैरह जो है, ब्राउन को, रेडक्लिफ ब्राउन को पढ़ोगे, ये सब चीजें पढ़ोगे। इमादुद्दीन खान का जो भतीजा था मार्शल मास के बारे में यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत जो है जानने आवश्यक हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला जो चिंतन है वह है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। अब जो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद में आप किन किन को लोगों को पढ़ोगे, इसके अंतर्गत आप देखोगे सबसे पहले कूले को, चार्ल्स हर्बर्ट कूले। ठीक है, कूले हो गए। उसके बाद आपको जो है क्या कहते हैं कि जीएच मीड हो गए। फिर उसके बाद ब्लूमर हो गए। ठीक है, ऐसे लोगों को आप इस प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी विचारधारा के अंदर भी पढ़ोगे। इसके अंतर्गत आप वेबर को भी पढ़ोगे, वेबर की स्टडी भी इसके अंतर्गत आप करेंगे। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं थोड़ा सा सिलेबस को डिकोड करने की कोशिश कर रहा हूं जिससे आपकी जो समझ है वो आपको बेहतर बन जाए, उसमें किसी प्रकार का आप कंफ्यूजन न रहे। फिर उसके बाद प्रघटना शास्त्रीय विचार आता है, प्रघटना शास्त्री, जिसको फेनोमेनोलॉजी आप आइडिया कहते हो, फिनोमिनोलॉजी, प्रघटना शास्त्री, जिसमें आप देखोगे सूर्य को, ठीक है, सूर्य वगैरह को पढ़ोगे। इसमें गार्फिंकल को, हालांकि दूसरा है लेकिन ये सब लोग वहां पढ़ोगे, गार्फिंकल हो गए। ठीक है, गार्फिंकल के बाद आप जो है गॉफमैन हो गए, ये सब लोग जो है यहाँ पर इनके बारे में आप पढ़ोगे। फिर अगली यूनिट है, नेक्स्ट यूनिट पे आप स्टडी करेंगे फ्रेंड्स, यूनिट नंबर 5, यूनिट 5, प्रमुख सामाजिक प्रक्रियाएं। प्रमुख सामाजिक प्रक्रियाएं इस रूप में दे रखा है। अब प्रमुख सामाजिक प्रक्रियाएं जो दे रखा है, इसमें क्या क्या कंसेप्ट है, जैसे सहयोग, कॉपरेशन जिसे कहते हो, और संघर्ष को दे रखा है। सहयोग और संघर्ष को दे रखा है सामाजिक प्रक्रिया में। ठीक है, फिर अगली यूनिट है यूनिट नंबर 6। यूनिट नंबर 6 में क्या कह रखा है, प्राथमिक अवधारणाएं। प्राथमिक अवधारणाएं। अब प्राथमिक अवधारणाओं में आप किसको किसको देखोगे, पहला है सामाजिक समूह। ठीक है, सामाजिक समूह को आप देखोगे। फिर उसके बाद आप देखोगे समिति को, फिर संस्था को, संस्था के बाद समुदाय, सामाजिक स्तरीकरण, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जिसे आप कहते हैं, इसे हम समझेंगे। फिर परिवार, विवाह और धर्म के सिद्धांत को हम इसके अंतर्गत देखेंगे। विवाह और धर्म के सिद्धांत को हम इसके अंतर्गत देखेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, इनकी जो खास बात यह है कि इन कंसेप्ट की इसमें इनमें इनकी जो खास बात ये देखिए, जैसे आपने सहयोग करा, सहयोग है कंसेप्ट, तो सहयोग से जितने भी थिंकर्स ने सहयोग पर चर्चा करी है
उनके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है, उनकी बुक्स पढ़नी है, उनके कंसेप्ट पढ़ने हैं, ठीक है, ये चीज हमें करना पड़ेगा। उसी तरीके से कॉन्फ्लिक्ट, जैसे वेबर है, वेबर क्या कहते हैं, जो प्रतिस्पर्धा है वो शांतिपूर्ण संघर्ष है, ऐसी बात करते हैं। संघर्ष भी, अब जैसे कोजर को यहाँ कह दिया जाए संघर्ष के बारे में बोलने के लिए, तो कोजर क्या कहते हैं, संघर्ष सामाजिक सहयोग का एक कारक है। तो इस तरीके से हमें उनको कंसेप्ट को देखना है कि सामाजिक समूह क्या होते हैं, उस पर किन किन थिंकर्स ने क्या क्या बात कही है, कुछ डेफिनेशंस आ जाती हैं एग्जाम में, बुक्स आ जाती हैं। समिति क्या है, ठीक है, संस्था के कंसेप्ट को हमें जानना है, ठीक है। समुदाय किसे कहेंगे, जैसे गांव है। सामाजिक स्तरीकरण, तो जैसे आपने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और वर्ग के संदर्भ में जो है ब्रोदरोजी और प्रोलेटेरियत या अमीर और या गरीब को पढ़ा होगा। तो ये जो सब चीजें हैं इन विचारों के अंतर्गत आ जाएंगी। ये जो सब चीजें हैं वो उन विचारों के अंतर्गत आती रहती हैं फ्रेंड्स। परिवार, विवाह, नातेदारी के बारे में जब प्रश्न पूछा जाता है तो वहां पर वो सारी चीजें हमारी क्लियर होनी चाहिए एक तरीके से, ठीक है। तो अब अगली यूनिट पर हम लोग आएंगे, यूनिट 7। यूनिट 7 और यूनिट 7 में हम लोग क्या क्या चीजें देखेंगे। भौगोलिक, पर्यावरण, कामा, मानव समाज, मानव समाज हो गया, इसमें जैसे संस्कृति हो गई एवं व्यक्तित्व, संस्कृति में व्यक्तित्व हो गया, सामाजिकरण हो गया, सामाजिक नियंत्रण हो गया, सामाजिक परिवर्तन हो गया, सामाजिक परिवर्तन हो गया। अब सामाजिक परिवर्तन, ये सब चीजें इसके अंतर्गत आ गई, ठीक है। अब भौगोलिक पर्यावरण के बारे में जो जो चीजें हैं समाजशास्त्र के अनुसार उनको मैं जानी। मानव समाज में जैसे संस्कृति के बारे में, संस्कृति क्या है, जीवन जीने का ढंग है, इसके साथ व्यक्तित्व पर पुस्तक किसने लिखी है, ये सब तमाम चीजें। सामाजिकरण का कंसेप्ट क्या है, जीवन जीने की प्रक्रिया है, ये लाइफ टाइम हम सामाजिकरण को सीखते हैं। सामाजिक नियंत्रण पर रॉस के सिद्धांत, सामाजिक परिवर्तन के मार्क्सवादी सिद्धांत, प्रकारवादी सिद्धांत, चक्री सिद्धांत, वेबलन को, सोरोकिन को, ये सब पेरेटो को, तमाम चिंतकों को, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अब हम लोग जाते हैं यूनिट 8 पर। तो मैं आपकी जो इंसाइट है वो पूरे तरीके से आज एकदम क्लियर रखना चाहता हूं, जिससे आपको आगे फिर कंफ्यूजन ना हो, किसी तरीके से चीजों को करने में किसी भी प्रकार से कंफ्यूजन ना हो। अब जैसे अगली यूनिट है हिंदू सामाजिक संगठन। यूनिट नंबर 8 हो गया हिंदू सामाजिक संगठन। इसके अंतर्गत क्या आएगा, वर्णाश्रम, वर्णाश्रम व्यवस्था। वर्णाश्रम के बाद जो है धर्म का सिद्धांत, पुरुषार्थ, संस्कार, आप लोग नोट करते चलिए। कर्म का सिद्धांत, अभी पीसेस में इसमें आया है। कर्म का सिद्धांत, हिंदू विवाह, एवं नातेदारी। हिंदू विवाह में संयुक्त परिवार भी पूछा है, संयुक्त परिवार पूछा है। मुसलमानों में विवाह, मुसलमानों में विवाह तो हिंदुओं में एक संस्कार माना जाता है, मुसलमानों में क्या, एक समझौता माना जाता है। मुसलमानों में विवाह,
परिवार, परिवार में संयुक्त परिवार, एकाकी परिवार, न्यूक्लियर फैमिली, ज्वाइंट फैमिली, ये सब कुछ, ठीक है, परिवार हो गया। फिर उसके बाद जाति व्यवस्था हो गई, जाति व्यवस्था पे व्यवसायिक सिद्धांत, नेस्पेड का जो है धार्मिक सिद्धांत, राजनीतिक सिद्धांत, ये सब हमें देखना है हर चीज को। जजमानी व्यवस्था, इस पर भी मेंस में भी क्वेश्चन पूछा गया है। जजमानी व्यवस्था, नातेदारी संगठन, नातेदारी संगठन पर प्रश्न आ चुका है, ठीक। तो ये सब कुछ है अब यूनिट नंबर 8 में। अब इसके अंतर्गत वर्णाश्रम व्यवस्था आप देखोगे तो 4 प्रकार के आश्रम बताए गए हैं, ठीक है। तो ये चीज है वो आप देखोगे। अब इसके बाद धर्म के तमाम सिद्धांत है, टायलर से शुरू करोगे, इमानुएल दर्कहाइम और तमाम मैक्स वेबर और जो है पार्सन, सबके अनुसार पढ़ोगे। पुरुषार्थ क्या है इसके बारे में जानोगे, संस्कार क्या होते हैं ये सब पढ़ाया जाएगा, कर्म का सिद्धांत क्या है, ठीक है। हिंदू विवाह के बारे में बताया जाएगा, संस्कार माना जाता है। नातेदारी में जैसे इरावती कर्मे का उत्तर और दक्षिण, मध्य भारत और जो है पूर्वी भारत की नातेदारी व्यवस्था, संयुक्त परिवार कैसे काम करते हैं उनके बारे में जानना है। मुसलमानों में विवाह क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है, विवाह के कितने प्रकार हैं, 6-7 प्रकार इनमें हैं। हिंदुओं में कितने विवाह के प्रकार हैं, 8 हैं, 4 मान्य 4 अमान्य। परिवार और जाति व्यवस्था पर अनेक सिद्धांत, अनेक कंसेप्ट, अनेक बुक्स पूछी जाती हैं। जजमानी व्यवस्था पर आपको बताया जाएगा। उसी तरीके से नातेदारी व्यवस्था पर प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग यूनिट नंबर आएंगे 9 पर। यूनिट नंबर 9 के अंतर्गत हम लोग देखेंगे एक तरीके से चीजें क्या क्या हैं। यूनिट 9 अनुसूचित जाति जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी से संबंधित समस्याएं, से संबंधित समस्याओं पर प्रश्न पूछे जाएंगे। भारतीय स्त्रियां, स्त्रियों से संबंधित समस्याएं, भारतीय स्त्रियों से संबंधित समस्याएं पूछी जाएंगी। अब जैसे एससी का है, एक तरीके से इनको एससी कहा जाता है, तो शेड्यूल कास्ट, ठीक है। तो इनके रिजर्वेशन के बारे में क्या प्रोविजन है, संवैधानिक प्रावधान इनके बारे में क्या है, कौन कौन सी कमेटी बनी है, इनका रिजर्वेशन हमें कब तक राजनीतिक रिजर्वेशन जो है बना रहेगा, अन्य समाजशास्त्रियों ने क्या कहा, एसटी क्या है, इनके बारे में कॉन्स्टिट्यूशनली यानी संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है, ये कहाँ कहाँ ज्यादा पाए जाते हैं, इनकी पॉपुलेशन क्या है, ये सब कुछ इसमें पढ़ा जाएगा। ओबीसी का कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या है, ठीक है, इसमें कौन सी कमेटी भी बनी है, तो जस्टिस रोहिणी कमेटी, और इनकी समस्याएं क्या हैं, इनके कमीशन जो है वो पूछे जाते हैं। ये भारतीय स्त्रियों की जो सामने समस्याएं हैं तो इनके भी कॉन्स्टिट्यूशनल एरिया को हमें जानना है, संवैधानिक जो है क्षेत्र के बारे में हमें पता रहना चाहिए। संवैधानिक क्षेत्र के बाद इनसे जुड़े तमाम जो प्रावधान हैं, कानूनी प्रावधान हैं, उनको हमें जानना है। दहेज प्रथा, सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह, ये सब तमाम चीजें इस यूनिट के अंतर्गत हमें समझने को होंगी। अब हम लोग बनाते हैं यूनिट नंबर 10। जैसा कि मैं एक बार और रिपीट कर दूं, यूनिट वहां नहीं दी है, मैं अच्छे से सिलेबस को डिकोड करने के संदर्भ में यूनिट को डिफाइन कर रहा हूं, ठीक है। अगला है ग्रामीण परिवर्तन एवं विकास। फिर समेकित ग्रामीण विकास, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, पंचायती राज
पाश्चात्यीकरण, संस्कृतिकरण, आधुनिकीकरण, सार्वभौमिकरण, धर्मनिरपेक्षीकरण, धर्मनिरपेक्षीकरण के बाद भारतीय समाज, पर आधुनिकीकरण का प्रभाव, संरचनात्मक गतिशीलता, संरचनात्मक गतिशीलता, उद्यमिता, औद्योगिकरण, औद्योगिकरण एवं विकास प्रवासन, विकास प्रवासन एक है, नगरीकरण एवं नगरीकरण की समस्याएं, ठीक है। ये सब एक तरीके से यूनिट नंबर 10 में है। अब इसको थोड़ा सा वो कर देते हैं। यहाँ पर क्या है, एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम सीडीपी प्रोग्राम कब आया था, 1952 में 2 अक्टूबर आया था, वो पूछ लिया जाता है। तमाम योजनाओं को पूछ लिया जाता है, मनरेगा कब आया, मनरेगा काम क्या है, तमाम स्कीम्स को पूछ लिया जाता है। नवीन योजनाओं के बारे में भी पूछा जा सकता है, पूछा गया है। नवीन योजनाएं, उन पर भी प्रश्न हो जाता है, ठीक। पंचायती राज कब आया था, कब स्टार्ट हुआ, किस कमेटी के द्वारा स्टार्ट हुआ, संवैधानिक स्टेटस क्या है, पाश्चात्यीकरण के बारे में क्या क्या है। तो जैसे इसमें आपको एम एन श्रीनिवास के बारे में जानना होता है, ठीक है, और तमाम चिंतकों के बारे में समझाना होता है। तो वही संस्कृतिकरण का कंसेप्ट भी एम एन श्रीनिवास का है, आधुनिकीकरण का भी है, आधुनिकीकरण के कितने प्रकार हैं, ये सब कुछ जानना होता है। यूनिवर्सलाइजेशन और के बारे में, किन मेरिट वगैरह के बारे में आपको पता होना चाहिए। धर्मनिरपेक्षीकरण पर भी एम एन श्रीनिवास हो गए और चिंतक हो गए, उनके बारे में जानना है। भारतीय समाज पर आधुनिकीकरण के प्रभाव को हमें स्टडी करनी है अनेक समाजशास्त्रियों के नजरिए से। संरचनात्मक गतिशीलता जो उसकी वजह से आई है, जिसके बारे में एम एन श्रीनिवास ने डिस्कशन किया, जैसे कास्ट में बदलाव आ गया है, तमाम प्रकार के जो है सामाजिक व्यवस्थाओं में बदलाव आ गया है। फिर एंटरप्रेन्योरशिप को हमें दिखाना है, उद्यमिता क्या है। फिर औद्योगिकरण क्या है, इस पर तमाम समाजशास्त्रियों के विचार हैं, उनको हम बताएंगे, ठीक है। अब विकास प्रवासन का मतलब होता है कि जैसे आप शिक्षा, स्वास्थ्य या रोजगार के लिए अपने मूल गांव या शहर से दूसरे शहर या दूसरे देश में जाते हो, तो विकास प्रवासन है। उसके बारे में फिर नगरीकरण क्या है और नगरीकरण से उत्पन्न समस्याएं क्या हैं, उनको बताया जाएगा। तो जैसे उसमें तमाम बर्नेट से लेकर तमाम समाजशास्त्रियों को चर्चा होगी, ठीक है। तो ये सब नगरीकरण के कंसेप्ट किसने दिया, नगरीय संस्कृति किसने चर्चा में रहेगा, ये सब कुछ आएगा। अब हम लोग बात करेंगे यूनिट नंबर 11 की। यूनिट नंबर 11, तो इसमें हम लोग समझेंगे 11 भारतीय नगरीय नीति यानी अर्बन पॉलिसी को हम समझेंगे। सेकंड है भूमि सुधार, भूमि एवं कृषि सुधार आंदोलन, भूमि एवं कृषि सुधार। फिर सामाजिक स्तरीकरण एवं सामाजिक परिवर्तन,
सामाजिक स्तरीकरण, सामाजिक परिवर्तन को। अब इस सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत में क्या क्या है, जैसे जाति है, वर्ग है, ग्रामीण शक्ति संरचना है, ग्रामीण शक्ति संरचना है, ठीक है, उभरता नेतृत्व है भी है, उभरता कृषक नेतृत्व पर क्वेश्चन पूछा गया है अभी पीसीएस में, इसमें उभरता नेतृत्व है, सामाजिक विघटन का कंसेप्ट है, तो उसको ले लेते हैं, ठीक है। तो ये भारतीय जो नगरीय नीति है, जैसे कि कहा जा रहा है शहरों में भी मनरेगा होना चाहिए। शहरों की जो चुनौतियां हैं वो क्या क्या हैं, जैसे पानी, बिजली, सड़क, यातायात, महामारियां, ठीक है, वैश्यावृत्ति, ये सब समस्याएं हैं शहरों की है, उनको देखना है। भूमि सुधार और कृषि सुधार कानून कब आए थे, उनको हमें समझना है, उन कानूनों को देखना है कि भूमि सुधार कब हुआ थे, भूदान आंदोलन कब हुआ था, ये सबसे क्वेश्चन पूछ लेगा। इस सामाजिक स्तरीकरण पर बहुत डिटेल में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। इस सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत जैसे जाति व्यवस्था में बदलाव आया है नगरीकरण के कारण, वर्ग व्यवस्था में बदलाव आया है, वर्ग व्यवस्था पर तमाम चिंतकों के, जाति व्यवस्था पर तमाम चिंतकों के कंसेप्ट, बुक और अवधारणाओं को समझना है। ग्रामीण शक्ति संरचना, डेनियल थार्नर हो गए, ठीक है, आर देसाई हो गए, R.K. मुखर्जी हो गए, इन लोग जानना है, तो उनसे संबंधित जो है हमें अपने कोर्स को देखना है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, यूनिट नंबर 12 पर आते हैं। यूनिट नंबर 12, ठीक है, इसमें सामाजिक विघटन के बारे में है। सामाजिक विघटन की अवधारणा, सामाजिक विघटन की अवधारणा में फिर है व्यक्तिगत विघटन, परिवारों का विघटन, अपराध, बाल अपराध, श्वेत वसन अपराध, इसके कारण क्या हैं, सुधार के उपाय क्या हैं, ठीक है, सामाजिक समस्याएं, इसको नेक्स्ट में लेते हैं, ठीक है। यूनिट नंबर 12 में अगर हम देखते हैं तो सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन या सामाजिक विघटन का क्या कंसेप्ट है, ठीक है, उसको हमें समझना है। उसी से व्यक्तिगत विघटन भी प्रारंभ होता है, जैसे यहाँ पर आप दुर्खीम को पढ़ेंगे, तमाम जो है आप मार्टन को पढ़ोगे, तो ये सब चीज़ें हैं, और तमाम समाजशास्त्रों पढ़ोगे। परिवारों के विघटन का कारण क्या है, औद्योगिकरण, नगरीकरण है, निजता है, अपराध क्या है, अपराध के विभिन्न प्रकार पढ़ाए जाएंगे, ठीक, बाल अपराध से जुड़े कानून क्या है, श्वेत वसन अपराध क्या होता है, वो श्वेत वसन अपराध मतलब जो अमीर लोग करते हैं, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, PCS, बुद्धिजीवी, ठीक है, उसके कारण क्या है, उनके सुधार के लिए जैसे पैरोल हो गया, परिवीक्षा हो गया, तमाम दंडात्मक कानून हो गए, ये सब कुछ उसमें देखना है। अब हम लोग लास्ट यूनिट पर आते हैं, यूनिट नंबर 13। एक तरीके से ये लास्ट यूनिट है, इसमें हम लोग समझेंगे सामाजिक समस्याओं के बारे में। 13 सामाजिक समस्याएं, इसके अंतर्गत है बेकारी यानी अनएम्प्लॉयमेंट, बेकारी के बाद निर्धनता, उसी से जुड़ा हुआ है मादक द्रव्य व्यसन, मद्यपान
यानी शराब पीना, अल्कोहलिज्म जिसे कहते हो, वैश्यावृत्ति, भिक्षावृत्ति, जनसंख्या की समस्याएं, फिर सोशल वेलफेयर प्रोग्राम, समाज कल्याण कार्यक्रम, ठीक है, या सामाजिक कल्याण कार्यक्रम। तो डियर फ्रेंड्स, इस तरीके से आपने देखा कि जो 13 यूनिट में हमने इसे डिवाइड किया, जो सोशल प्रॉब्लम है जैसे बेकारी यानी अनएम्प्लॉयमेंट, वो क्या होता है, उससे जुड़े क्या प्रभाव हैं समाज पर, उसको हमें देखना है। पॉवर्टी क्या है, तो इनकी डेफिनेशन जाननी है, परिभाषा जाननी है, अर्थ जानना है, आंकड़े इसमें जानने पड़ेंगे, मादक द्रव्य व्यसन के बारे में, तमाम जो ड्रग्स वगैरह इनका जो कारोबार उनके बारे में हमें जानना पड़ेगा, मद्यपान, शराब पीना, शराब पीने वाले किस प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार होते हैं उनके, ये सब कुछ पूछ लिया जाता है। वैश्यावृत्ति, ठीक है, तो तमाम वैश्यावृत्ति से जुड़े कंसेप्ट हैं। भिक्षावृत्ति है, उसको कैसे बैन किया जाए, कैसे रोका जाए, उस पर कंसेप्ट हैं। कि जनसंख्या की समस्याएं, जैसे इसमें जनसंख्या नीति हो गया, जनसंख्या से जुड़ी जो चुनौतियां हैं उनसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। फिर तमाम सामाजिक कल्याण कार्यक्रम हैं, ठीक है, जो हमारे भारत सरकार ने इन सब प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए चलाए हैं। तो फ्रेंड्स, मैं जैसा कि आपके सामने पूरा सिलेबस प्रस्तुत कर चुका हूं, अब आपको ये ध्यान देना है कि इतने व्यवस्थित ढंग से सिलेबस को कोड किया गया है। 120 प्रश्न में 115 प्रश्न तक की कट ऑफ जो है 125 क्वेश्चन में जो है जाती है। 125 में 115 तक की कट ऑफ के आसपास मामला रहता है। अब हमें ये देखना है, अलग अलग कैटेगरी के लिए वो अलग अलग कट ऑफ रहता है, ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल और ईडब्ल्यूएस। हमें ये ध्यान देना है कि जो कट ऑफ मार्क्स है, इसको अगर हमें प्राप्त करना है तो देखिए कि बहुत ही टफ बैटल है, कठिन है ये, चूंकि कट ऑफ क्या है, बहुत अप है, बहुत हाई है। तो ऐसे में जो है हमें अपनी तैयारी को व्यवस्थित ढंग से करना होगा और उसे हमें ये ध्यान देकर करना होगा कि जो प्रश्न प्रकृति है पूछने की वर्तमान संदर्भ में, उसके अकॉर्डिंग मेरी प्रिपरेशन है कि नहीं। तो मैं सिलेबस के साथ साथ आप लोगों के साथ ये भी अनाउंस करना चाहूँगा कि मैं अब कोर्स लेकर आ रहा हूँ। तो जो कैंडिडेट पेड ग्रुप पर हमारा कोर्स लेना चाहते हैं वो भी हमसे संपर्क कर सकते हैं, और मैं आप लोगों की यूट्यूब पर भी थोड़ी मदद करूँगा, ठीक है। छोटे छोटे पार्ट्स में मैं सिलेबस को लेकर आऊँगा और उनको डिस्कस करूँगा। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहें, जुड़े रहें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक, अपने क्लासमेट्स तक उसे शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।